हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएस एसपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में DPEP के नाम से जानते हैं और हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। पूरा वीडियो लेक्चर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि DPEP से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर देखना, ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये स्कीम कब लॉन्च हुई और इस स्कीम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, DPEP was a centrally sponsored scheme of Government of India, launched in 1994 to revitalize primary education system in India. देखो, जो DPEP स्कीम थी ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इस स्कीम को भारत सरकार ने 1994 में लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? टू रिवाइटलाइज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। रिवाइटलाइज का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, टू एक्टिवेट। प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए DPEP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम थी, ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। देखो, इस पॉइंट में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि DPEP को कब लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 1994 में DPEP लॉन्च की गई थी। दूसरा है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है DPEP, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो इसका मीनिंग था टू रिवाइटलाइज प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, यानी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में स्ट्रेंथन करने के लिए DPEP को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो स्कीम थी ये किस तरह की स्कीम थी? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। क्या आपको पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट 2 तरह की स्कीम लॉन्च करती है, या तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली फंडिंग करती है, यानी ऐसी स्कीम विच इज ज्वाइंटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो DPEP है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पैसा लगाती है। अब देखो, पैसा कितना दोनों डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ये डिपेंड करता है फंडिंग प्रोविजन पर। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, रूसा, रमसा, इसके साथ साथ साक्षर भारत मिशन। ये सारी स्कीम क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दूसरी स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो एंटायरली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी स्कीम जिसमें टोटल फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जैसे भारत नेट, ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। फिर LPG कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज, इसके साथ साथ फैमिली वेलफेयर स्कीम। फिर देखो, जो नमामि गंगे, ये जो स्कीम है ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। देखो, एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है,
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीपीईपी है ये कौन सी स्कीम है। 4 ऑप्शन दिए थे। उन ऑप्शन में एक ऑप्शन था सेंट्रल सेक्टर ऑप्शन, इसके साथ एक ऑप्शन था इनमें से कोई भी नहीं, और 2 स्कीम और थी। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था ऑप्शन के रूप में, और बच्चों ने पता है क्या करा, बच्चों ने टिक करा था सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वर्ड देखा सेंट्रल, उन्होंने इजीली टिक कर दिया। उनके दिमाग में क्या आया कि ये तो हमारा पड़ा हुआ है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो टोटली फाइनेंस्ड होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और डीपीईपी में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। कितना कंट्रीब्यूशन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। और देखो, इसके साथ साथ ये जो स्कीम है ये एक्सटर्नली एडेड स्कीम भी है। इस स्कीम में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा असिस्टेंस दी है, एड दी है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ में आया। आगे आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की फंडिंग होती है। रेशियो उनका कुछ भी हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 90-10 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। ये डिपेंड करता है फंडिंग प्रोविजन पर। और दूसरी जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें हमेशा टोटल फाइनेंस होता है सेंटर की तरफ से, यानी यहाँ पर स्टेट का 0 कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंटर। क्लियर? आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए ही मैंने दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीईपी। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में हर बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंचो, चाहे वो बच्चा गरीब का है, चाहे वो बच्चा मिडिल क्लास का है, चाहे वो बच्चा किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का है, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का है, हर बच्चे की पहुंच प्राइमरी एजुकेशन तक हो, ये इसका मेन एम था। तो इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड 100% एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 years थ्रू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्ट्रीम। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन के अंडर कौन सी एज ग्रुप टारगेटेड एज ग्रुप था। तो आपको पता होना चाहिए 6 to 11 years ऑफ एज ग्रुप। देखो, जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाया जाता है, और जब बच्चा 11 years का हो जाता है तो उसकी 5th क्लास की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होती है वो आती है प्राइमरी एजुकेशन। तो इस डीपीईपी प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि 6 से 11 साल के बच्चे 100% एक्सेस अचीव करें टू एजुकेशन। इसका मतलब यही हुआ कि देश के हर कोने में हर बच्चे की एजुकेशन तक 100% पहुंच होनी चाहिए, चाहे फॉर्मल वे से या फिर नॉन फॉर्मल वे से उसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, यही डीपीईपी का मेन मोटिव था। कोई भी बच्चा इस चीज से डिप्राइव न हो। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जो रिच फैमिली के बच्चे हैं उनकी तो एक्सेस होती है एजुकेशन तक, लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं, जो डिप्राइव चिल्ड्रन होते हैं, वो हमेशा एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो डीपीईपी प्रोग्राम में
6 से 11 साल के हर बच्चे को 100% एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड की गई, चाहे वो बच्चा किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन का हो, किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई शिक्षा प्राप्त करने की। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है, चिल्ड्रन शुड अटेन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बाय प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जिसे बेसिक स्किल्स कहते हैं। देखो, इस प्रोग्राम में क्या था कि हर बच्चे की बेसिक स्किल्स इम्प्रूव करनी थी। बेसिक स्किल में क्या आता है, रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग। ये तीनों स्किल हर बच्चे की इम्प्रूव करनी, ये इस एजुकेशन का मेन मोटिव था। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बैग लेकर जा रहे हैं और ऐसे ही बंद बैग लेकर वापस आ रहे हैं। नहीं, हर बच्चे को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्रोवाइड की गई, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया, जो कि बेसिक स्किल्स लर्न करवाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता था उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। बच्चों का क्लासरूम इंटरेक्शन डेवलप किया गया कि वो क्लासरूम में इंटरेक्ट करे, वो रिस्पोंड करे। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा क्लासरूम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसका स्टडीज में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अटेन होनी चाहिए बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन इन स्कूल। देखो, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करें, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें और एडमिशन के साथ साथ उनकी 100% रिटेंशन पर भी ध्यान दिया गया। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि स्कूल में बच्चों का ठहराव करना, यानी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के बाद रुके रहे। देखो, क्या होता है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, उनकी जो अटेंडेंस होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी ताकि बच्चों की रिटेंशन में इम्प्रूवमेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था टू रिड्यूस ओवरऑल ड्रॉप आउट एट प्राइमरी स्कूल एंड कंट्रोल स्टेग्नेशन। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट को डिक्रीज करना। डीपीईपी प्रोग्राम के थ्रू प्राइमरी लेवल तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में रिटेन रहे, उनकी रिटेंशन को बढ़ाना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन तो ले लेता है लेकिन 5th क्लास तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता, बीच में ही वो स्कूल छोड़कर चला जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे को फोर्स कर देती है स्कूल छोड़ने के लिए, जैसे उसकी पुअर कंडीशन, पॉवर्टी की वजह से वो स्कूल छोड़ देता है, उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस वीक होता है, इस वजह से बच्चा मजबूर होकर स्कूल छोड़कर चला जाता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को अपने साथ हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इस वजह से भी बच्चे का स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है। एक रीजन और भी है कि जब बच्चे की लोअर लेवल ऑफ लर्निंग होती है, यानी बच्चे को प्रॉपर अचीवमेंट नहीं होता एजुकेशन में, तो भी वो स्कूल छोड़ के चला जाता है। तो उसके ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए डीपीईपी ने बहुत सारे प्रोविजन किए। एक प्रोविजन क्या किया कि बहुत सारे स्टेट में ये रूल बना दिया गया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा एज पर बेस ऑफ लोअर लर्निंग। यानी अगर बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं है, बच्चे ने अच्छा अचीव नहीं किया है, फिर भी उसे फेल नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या है कि बच्चे मोटिवेटेड होकर स्कूल में रिटेन रहेंगे, एटलीस्ट उनका ड्रॉप आउट मिनिमाइज हो जाएगा। तो डीपीईपी का एम यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में रिटेन रहें, क्योंकि अगर रिटेंशन होगी तो बच्चे डेफिनेटली मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन एनहांसिंग कैपेसिटी ऑफ टीचर्स बाय ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो, टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया,
उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो पैडागॉजिकल स्किल्स थी, उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स थी, उसको डेवलप किया गया बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स अरेंज किए गए, सेमिनार्स अरेंज किए गए, उनकी नॉलेज को एनहांस किया गया ताकि जब वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करे तो वो एक फ्रूटफुल नॉलेज हो, बच्चों को समझ में आए। ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए जो बच्चों को बहुत इजी वे से अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो जो भी उनकी बुक्स थी उसमें रिविजन्स किए गए, बुक्स रिवाइज की गई, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था बच्चों का वो भी डेवलप किया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिटेंशन करें और ड्रॉप आउट डिक्रीज किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, SC/ST स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी ग्रुप एंड वीकर सेक्शन। देखो DPEP का मेन फोकस था एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। हमारे समाज में क्या होता है कि मेल चाइल्ड के एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, जो फीमेल चाइल्ड होती है उसे घर की एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन DPEP के थ्रू ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को स्कूल में एनरोल करवाया गया। दूसरा, जो SC/ST स्टूडेंट थे, यानी जो बच्चे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई एजुकेशन लेने के लिए। इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी ग्रुप थे और वीकर सेक्शन के बच्चे थे, उनको भी स्कूल में एडमिशंस दिए गए। हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई ताकि वो इक्वली एजुकेशन ले सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ensures community participation by arranging orientation program for awareness। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि कम्युनिटी के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अरेंज किए गए। जो पेरेंट्स थे उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई बच्चों की एजुकेशन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो स्कूल में एनरोल करवाएं, अपने बच्चों को वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करें, उनको वो स्कूल भेजे ताकि उनका फ्यूचर डेवलप हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। इस वजह से पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अरेंज किए गए और उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप की गई ताकि प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप किया जा सके। And last point is increase enrollment from every unit of society। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए ये एक बेसिक पॉइंट रखा गया, क्योंकि देखो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एनरोलमेंट किए गए। चाहे बच्चा किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हर बच्चे का स्कूल में एनरोलमेंट होगा, हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये मेन एम था DPEP प्रोग्राम लॉन्च करने का, क्योंकि देखो जो डिस्पैरिटी है उसे सोसाइटी से रिमूव करने के लिए हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो भी उसी क्लासरूम में बैठेगा जिस क्लासरूम में एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला बच्चा बैठता है। सेम यूनिफॉर्म होगी, सेम ही उनकी एजुकेशन होगी। तो इस तरह से सोसाइटी में इक्वालिटी डेवलप होगी और बच्चों के अंदर एक यूनिटी की भावना डेवलप होगी। क्लियर? तो देखो ये सारे पॉइंट थे इसके ऑब्जेक्टिव्स के। सारे पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताती हूँ फंडिंग ऑफ DPEP कि DPEP में जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है। देखो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि DPEP एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इस प्रोग्राम में जो फंडिंग होती है वो दोनों ही गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका कितना रेशियो है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। 85% ऑफ एक्सपेंडिचर is met by central government and remaining 15% is met by concerned state। देखो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए
85% जो खर्चा करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिमेनिंग 15% जो एक्सपेंडिचर करती है वो कंसर्न स्टेट करती है। यानी जिस भी स्टेट में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाना है वो स्टेट देगी 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? अब देखो, ये जो प्रोग्राम था इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस बहुत मिली है। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल बॉडीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। तो जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर था, जो 85% एक्सपेंडिचर था, उसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस है, यानी इंटरनेशनल बॉडीज ने एड दी है। तो वो कैसे आप डिफाइन करेंगे? द सेंट्रल शेयर वाज फंडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, DFID। DFID का मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। देखो, DPEP को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए यूके से बहुत पैसा आया है, नीदरलैंड से पैसा आया है, स्वीडन से पैसा आया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, यूनिसेफ से भी पैसा मिला है। इस तरह से जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा मिली है DPEP को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर? देखो, फंडिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि DPEP को लॉन्च करने के लिए सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन है और स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए 85% एक्सपेंडिचर होता है सेंटर का, और दूसरा जो 15% है वो बियर करती है स्टेट। क्लियर? एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उसमें कौन कौन सी एजेंसी को इंक्लूड किया गया है। तो ये है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, DFID। इसके साथ साथ यूके, स्वीडन, इन सभी ने फाइनेंशियल एड दी है DPEP को लॉन्च करने के लिए। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ फेसेस ऑफ प्रोग्राम। देखो, जो DPEP प्रोग्राम था ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था, ये एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम था, ये नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम था। ये सेवरल फेसेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फर्स्ट फेज में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था ये आपको बता रही हूँ मैं। इन फर्स्ट फेज प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 42 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट्स। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए कि सबसे पहले इस प्रोग्राम को कितनी स्टेट में लॉन्च किया गया था और कितनी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये प्रोग्राम 7 स्टेट में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, और 7 स्टेट की 42 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन कौन से स्टेट है? असम, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। ये सातों स्टेट के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले DPEP को इन 7 स्टेट में लॉन्च किया गया था। बाद में बहुत सारे स्टेट्स इसमें इंक्लूड की गई थी, लेकिन सबसे पहले इन 7 स्टेट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इन 7 स्टेटों की 42 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई थी। बाद में तो इन्हीं स्टेट की और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड कर दी गई थी, लेकिन सबसे पहले 42 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट में DPEP को इम्प्लीमेंट किया गया। क्लियर? ये फर्स्ट फेज कौन सा फेज था जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? फर्स्ट फेज था 1994। इसके बाद जो सेकंड फेज था, देखो सेकंड फेज आया था 1997 में। 1997 में इट वाज लॉन्च्ड इन 80 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान along with 7 स्टेट ऑफ फर्स्ट फेज। देखो, फर्स्ट फेज में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अच्छा सक्सेस अचीव हुआ तो गवर्नमेंट ने सेकंड फेज में इस प्रोग्राम को फर्दर स्टेट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां पर इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। तो ये सारी स्टेट है जहां पर इस प्रोग्राम को आगे इम्प्लीमेंट किया गया अलोंग विद 7 स्टेट ऑफ फर्स्ट फेज। यानी फर्स्ट फेज की जो 7 स्टेट थी, ये 7 स्टेट है, इनमें तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहा ही।
इसके साथ साथ और भी स्टेट जैसे यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में डीपीईपी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो, डीपीईपी ओवर सेवरल फेसेस कवर्ड 272 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 18 स्टेट्स। देखो, बहुत सारे फेसेस में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ओवरऑल 272 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 18 स्टेट इस प्रोग्राम ने कवर की। यानी 2000 तक इस प्रोग्राम ने 272 डिस्ट्रिक्ट 18 स्टेट की कवर कर ली थी, क्योंकि 2001 में डीपीईपी वाज मर्ज्ड इन सर्व शिक्षा अभियान। 2001 में इस प्रोग्राम को एसएसए में मर्ज कर दिया गया था, एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर? तो समझ आए डीपीईपी के मेन पॉइंट्स क्या थे। देखो, डीपीईपी के ये सारे मेन पॉइंट्स हैं कि इसके फर्स्ट फेज में कौन कौन से स्टेट थी जहां पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 स्टेट थी। 7 स्टेट के आपको नाम भी पता होने चाहिए और आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए कि 7 स्टेट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थी जब इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था। बाद में तो इन 7 स्टेट की बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा दी गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में 42 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो सेकंड फेज था, सेकंड फेज कब आया था? 1997 में। 1997 में ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट थी, इनमें तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर ही रखा था। इन स्टेट में इनकी और भी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर दी गई थी। इसके साथ साथ देश की और भी स्टेट में इस प्रोग्राम को आगे लॉन्च कर दिया गया, फर्दर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब देखो, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे 272 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 18 स्टेट इट वाज कवर्ड इन डीपीईपी। यानी डीपीईपी ने 2000 तक 272 डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली थी 18 स्टेट की, क्योंकि 2001 में इसको मर्ज कर दिया था सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर? होपफुली डीपीईपी अब आपको इजी हो गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इनकेस कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। Please like it, subscribe it and share it to your friends. Okay, thank you.